बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बिलाखिर वही हुआ जिसका खदशा अस्करी माहरीन की तरफ से ज़ाहिर किया जा रहा था कि अमेरिका ने ईरान का जो जजीरा है खरज, जहां से 90% तेल की तरसील होती है, ईरानी तेल की, तो उसमें हमला कर दिया। वहां क्या तबाही हुई है और जवाबी हमले जो किए हैं, तल अवीव पे हमला किया गया है और फिर जो सुल्तान एयरबेस है, प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में जो अमरीकी अड्डा है, ईरान के हमले से वहां क्या नुकसान होगा है। आपने हुर्मुज़ की क्या सूरत हाल है, वहां से कुछ जहाज जो है उनको गुजरने की इजाजत दी जा रही है, कुछ ममालिक जो हैं वो दरखास्त कर रहे हैं। जंग बंदी की तरफ अगर मामला जाता है तो जंग बंदी कैसी होगी। दोनों फ्रीक क्या चाहते हैं। ट्रंप साहब बात कुछ ऐसी करते हैं, तबाही की बातें भी करते हैं, हमलों की बातें भी करते हैं, सबसे बड़ा हमला करने की बात भी करते हैं, लेकिन बीच में एक भागने का रास्ता छोड़ देते हैं। उनकी गुफ्तगू से ये होता है, अंदाजा होता है कि जनाब वो भागने का रास्ता भी साथ साथ जो है वो बनाते जा रहे हैं। और फिर जो हमारे फील्ड मार्शल वहाँ मौजूद थे मुलाकात में, जो मोहम्मद बिन सलमान और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुई है, तो वहाँ जो उनकी वर्दी पहनी हुई थी उन्होंने, वो जनाब वो जो बैटल फील्ड वाली यूनिफॉर्म है वो पहनी हुई थी, जो मोर्चों में लड़ते हुए पहनी जाती है। क्या ये जंग में शामिल होने का बाज़ाब्ता ऐलान है? क्या पाकिस्तान ईरान के ऊपर हमला कर सकता है? ये बातें हो रही हैं यहाँ पे कि जनाब पाकिस्तान जो है अब सऊदी अरब के कहने पे ईरान के ऊपर हमला करेगा। ये जो सूरत है ये भी आपके साथ शेयर करनी है। और फिर अफगानिस्तान ने जनाब पाकिस्तान के ऊपर जनाब ड्रोन अटैक कर दिया और वहां का मीडिया जनाब शोर मचा रहा है, पता नहीं क्या तबाही उन्होंने पाकिस्तान में कर दी है उनके ड्रोन्स ने। कितनी तबाही हुई है, ये ड्रोन्स कहाँ के बने हुए हैं, कहाँ से आए, इस पर भी बात करेंगे। और फिर हमने जो 12 और 13 तारीख पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज किया था कि जनाब मुख्तलिफ मकामात पे जो हमने हमले किए हैं, वहाँ जो तबाही हुई है उसकी फुटेजेस जो हैं वो भी सामने आ गई हैं, उस पर भी बात करनी है। लेकिन इससे पहले एक और मौजूद जिस पे मुख्तसरन मैं बात करना चाहूँगा कि निहाल हाशमी साहब ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया है। उसके बाद उन्होंने मुज़ाहरे कायद पे हाजिरी दी है और मीडिया के साथ टॉक भी किया। मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जो एक जिक्र किया है मरियम नवाज शरीफ का, उन्होंने ये कहा कि जब मरियम नवाज शरीफ के नक्शे कदम पे चलेंगे और जैसे यहाँ तरक्की हो रही है पंजाब में और जो अवामी खिदमत हो रही है, उसी तरह की खिदमत जो है वो जनाब कहते सिंध में करेंगे। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ की भी तारीफ की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी तारीफ की, दफाई तौर पर जो मजबूत किया ज़ाहिर है उन्होंने जो बात कर रहे हैं वो जो पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाना, उसकी तरफ उनका इशारा था। अब जो उन्होंने ये मरियम नवाज की बात की है, ये आप ये ना समझे कि जनाब वो क्योंकि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है तो उन्होंने इसलिए मरियम नवाज की तारीफ की है। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो मरियम नवाज जो हैं वो वाक़तन बाकी सूबों से आ गए हैं। अभी जब फरवरी में बसंत बनाई गई है तो दीगर सूबों से जो लोग आए हुए थे, दीगर शहरों से जो लोग आए हुए थे लाहौर में, तो वो क्या बात कर रहे थे, वो लाहौर की खूबसूरती की और तरक्की की वो मुवाजना कर रहे थे अपने इलाकों के साथ। अब रमजान पैकेज ही देख लें, मरियम नवाज ने 42 लाख खानदानों के लिए 47 अरब रुपए रमजान पैकेज की मद में मुख्तस किए थे। अच्छा, ये मुकम्मल हो चुका हुआ है। रमजान पैकेज जो जिसका ऐलान किया गया था वो पाया तकमील को पहुंच चुका हुआ है। लोगों को 10-10 हज़ार रुपए जो हैं वो एक निगहबान कार्ड के जरिए या किसी और सूरत में 10-10 हज़ार जो भी पैकेज था वो 10-10 हज़ार रुपए पहुंच चुका हुआ है। फिर दस्तरखान लग रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं उनको तो ख्याल ही नहीं, होश ही नहीं है कि जनाब कुछ काम भी करना है। अब उन्होंने जो ऐलान किया था, आपको याद होगा कि जनाब उन्होंने 13 अरब रुपए का पैकेज जो है वो रखा था, ऐलान किया था उन्होंने। और जनाब वो कहते थे कि फी खानदान हम 12,500 रुपए जो है लोगों को देंगे। अब हुआ क्या, 10 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे थे। वहां लोग जो हैं वो देख रहे हैं यार वो पैकेज का एक ऐलान हुआ तो पैकेज कहाँ है। हुआ क्या, उनके पास उस वक्त ही मैंने कहा था उनके पास तो डाटा ही नहीं है, उनके पास तो फहरिस्तें नहीं है, वो कैसे तकसीम करेंगे। फिर उन्होंने ये कर दिया कि पीटीआई के जो सूबाई असम्बली के अरकान है ना, तो उनको उन्होंने कहा जनाब आप 5-5 हज़ार बंदों की लिस्ट दें। बदनीति देखे अपोजिशन अरकान से लिस्ट नहीं मांगी गई। और फिर उन्होंने जनाब जो उनके खैबर पख्तूनख्वा से तल्लुक़ रखने वाले कौमी असम्बली के अरकान हैं उनको भी उन्होंने कहा जनाब 2-2 हज़ार बंदों की लिस्ट आप भी दे दें। वो पता नहीं लिस्टें कहाँ गई। लोग जो हैं इस महंगाई के दौर में और फिर रमजान शरीफ में जब उनके आस दिलाई गई थी तो पैसे नहीं मिले उनको।
तो फिर जो बात कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, वो बात तो ठीक कर रहे हैं, जमीनी हकायक के मुताबिक कर रहे हैं। इसी तरह सिंध में जो पैसे तकसीम किए गए हैं, रमजान पैकेज जो है वो उन्होंने 25 अरब रुपए जो है वो रखा था, लेकिन वो बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के जरिए उन्होंने वो तकसीम किए हैं। तो उस हवाले से भी वहाँ कुछ सवालात उठ रहे हैं, जनाब कुछ लोगों को मिले हैं, कुछ को नहीं मिले, लेकिन सबसे जो बेहतर ये पैकेज की तकसीम हुई है या तकमील हुई है, ये पंजाब में हुआ है। अब जो पीटीआई वाले हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उन्हें तो इमरान खान के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मुल्क हालत जंग में है, एक हसास दौर से गुजर रहे हैं। ये जो खित्ते में जंग लगी हुई है ना, अफगानिस्तान के साथ जंग को तो अलग रखे ना, ये जो खित्ते में जंग लगी हुई है उस वाले से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इनको जनाब ना कौमी यकजहती का कोई फिक्र है, ना इत्तेहाद यगानगी की बात करते हैं। ये बात करते हैं जनाब इमरान खान की, सिर्फ इमरान खान की। अब ये कल ही देख लें, जब ये इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपने सूबे की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो लकी मरवत में वो जो पुलिस वालों पे हमला हुआ है, एसएचओ समेत 4 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद, सॉरी 7 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए। अच्छा, फिर ये इतने आप कह रहे हैं कि हराम खोर हैं इनके मीडिया वाले कि पुलिस वाले जनाब एहतजाज कर रहे हैं। और भाई वो फुटेजेस देखें, वो क्या कह रहे हैं। वो अपने डीआईजी से कह रहे हैं जनाब आप इनका कला कमा क्यों नहीं करते, खात्मा क्यों नहीं करते। एक बंदा कह रहा है मैं जनाब छुट्टियां खत्म करके आ गया हूं, मुझे बताएं, इनको नहीं छोड़ना। वो तो इनके खिलाफ। और फिर चमन में वहां जो लोग निकले हैं बाहर इनके खिलाफ फौज के साथ हजारे यकजहती के लिए, वो भी आपने देखा होगा। और फिर लकी मरवती के इलाके तख्ती खेल में जो दहशतगर्दों ने हमला किया, फितनतुल खारिज ने जो हमला किया, तो फौरी तौर पर रिएक्ट किया हमारी फोर्सेस ने। 5 जो दहशतगर्द हैं वो जन्नत हासिल किए गए। लेकिन भाई साहब को फिक्र पड़ी है इमरान खान की। अब ये कहते हैं जब मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं ना, वो एक नुक्ते पे मबनी है, यकनकती, और वो है इमरान खान। वो कहते हैं जनाब इमरान खान का इलाज करवाएं जनाब, इमरान खान की आंख को अगर कुछ हो गया तो जनाब हुकूमत, ये जो जाली हुकूमत है, जो जिम्मेदार होगी। तो उन्होंने अदालत में कह दिया हुआ है, ये एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद ने वहां कहा कि जनाब बिल्कुल ठीक है, अगर ये इलाज में कोई कोताही होगी तो हम जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं कि अगर कुछ हो गया तो ये हुकूमत जिम्मेदार होगी। कहते हैं जनाब जो हुकूमत है इस काम के पीछे लगी हुई है कि जनाब रेडियो पाकिस्तान पे जो हमला हुआ था तो उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नाअहल करवा दिया जाए। यानी वही बात, असल बात तो मेरे ख्याल ये करना चाह रहे हैं वो कि जनाब वो उनके खिलाफ वो चालान सबमिट हो गया हुआ, प्रोसिक्यूशन उसमें रुकावटें डाल रहा है, ज़ाहिर प्रोसिक्यूटर जो इनके हैं ना, तो वो जनाब कह रहे हैं जनाब मुझे इसलिए जनाब वो नाअहल करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, हमारे सेनेटर को नाअहल किया जा रहा है वगैरह वगैरह। और मोडा कहते इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान का नाम है कि एक गल्ला कर रहे हैं जनाब हमारी तो यही खास है शफा इंटरनेशनल में जनाब उनका इलाज करवाया जाए और जनाब उनके जाती मालिजीन की निगरानी हो और हम उनकी फैमिली जो है वो मौजूद हो। यानी कि उन्होंने लत्ते चढ़े था, कोई फिक्र नहीं है, एक कोई फिक्र है उन्होंने। अच्छा, अब बड़ी अजीबो गरीब बात मैंने देखी है, जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने कहा जनाब ये जो सैयद अफरीदी ने और जुनैद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने। अच्छा, साथ ही वो एक मशवरा दे रहे हैं कि जनाब ये जो अगर इमरान खान जो है ये अपने वकालतनामे तमाम अदालतों से वापस ले ले। उन्होंने ये बात भी की है ना कि जनाब हमने अदालतों में भी गए, यहाँ भी गए, वहां भी गए। वो कहते हैं कि जब इमरान खान अपने वकालतनामे वापस ले ले जाए, यानी अदालती कार्रवाइयों का बाईकाट कर दे, तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो वैसे ही जो अदलिया है ये कमजोर हो गई हुई है, तो जनाब ये सिस्टम नहीं चल सके। सिस्टम ये वही साहबान है, ये वही सिस्टम चलेगा भाई। ये वही साहबान है जिन्होंने ये कहा था खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें जो ये तहलील कर दें इलेक्शन हो जाएंगे। ये वही लोग है ना, यही मशवरा देने वाले लोग थे ना, उसी तरह का मशवरा ये फरमा रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं जनाब जो अफगानिस्तान वाला मामला है कि अफगानिस्तान ने कल शाम 5 बजे के करीब ना कोई 3-4 जगहों पे उन्होंने ड्रोन अटैक किए। उनके 2-3 ड्रोन जो हैं वो तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान फैजाबाद के करीब जो है वो गिरा लिए गए। और फिर कोहाट में भी उन्होंने ड्रोन अटैक किए और वहां वो भी अटैक जो वो भी गिरा लिए गए। अच्छा, ये जो इनका मलबा शलवा गिरा है ना ड्रोन्स का, ये टारगेट में तो जा नहीं सके और ना जा सकते थे। ये इनकी सलाहियत ही नहीं थी इन ड्रोन्स की।
ये मैं आगे जाके बताता हूँ, ये किस किस्म के ड्रोन जो हैं वो अब तक की, अभी तो वो तहकीकात हो रही हैं, देख रहे हैं जनाब कहाँ से आए हैं, कैसे चले हैं, कौन से ड्रोन हैं ये, लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसकी रोशनी में बताऊंगा। फिर कोयटा पे भी ये कुछ अटैक्स जो हैं ड्रोन्स के ये किए गए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि दर्जन बार ड्रोन जो है ना ये हमलावर हुए हैं। और वहाँ कोयटा में जो मलबा शलबा गिरा है तो उससे 2 बच्चे जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद वाला जो फैजाबाद वाला रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान वाला, तो वहाँ भी एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है, और कोहाट में भी एक साहब जो है वो एक शहरी जो है वो जख्मी हुआ है। ड्रोन्स का ज़ाहिर मलबा आता है तो हम तो वैसे भी तमाशा देख रहे होते हैं, ऊपर को जनाब वो कोई टुकड़ा शिकड़ा आके लगा है, तो वो अब जो पता ये चला है इब्तदाई तौर पे, ये देसी साख्ता अफगानिस्तान के अपने बनाए हुए ड्रोन हैं। अब पहले ये इतला थी कि जनाब ये जो ड्रोन है ना, ये तो उन्होंने जो ड्रोन बनाए हुए हैं वो तो जनाब 150-200 किलोमीटर से ज्यादा उनकी रेंज ही नहीं, वहां तक जा ही नहीं सकते। अब मे भी उन्होंने कोई जो वो कहते हैं जनाब उसका ईंधन इतना नहीं होता, अब मे भी ईंधन उसमें थोड़ा इजाफा कर दिया हो, दूर तक आ गया हो, या फिर ये भी हो सकता है जैसे कि कुछ खबरें चल रही हैं कि हजारा में, हरिपुर हजारा में एक शख्स जो है वो पकड़ा गया है कि जनाब शायद उसने इस्लामाबाद वाले जो ड्रोन्स हैं वो उसने ऑपरेट किए। इस तरह की खबरें भी हैं। लेकिन ये जो ड्रोन्स हैं जिनका जायजा लिया जा रहा है कि ना ये इसराइली ड्रोन्स हैं ना ये भारतीय ड्रोन्स हैं, ये अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूं ये खुद साख्ता है, लेकिन इनके पीछे हाथ किसका है, दिमाग किसका है? उनके पास तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है बनाने की। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? या इसराइल हो सकता है या इंडिया हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, और दोनों ही हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती कह लें कि अभी तक अफगानिस्तान ऐसे ड्रोन बनाने में नाकाम रहा है जो अपने टारगेट को 100% निशाना बना सकते हैं। ये तो जो कहते हैं ना खुदकुश ड्रोन हैं, ना ये मिसाइल फेंक सकते हैं, ये वाले ड्रोन हैं। पाकिस्तान तो बहुत आगे है ना इस टेक्नोलॉजी में यार, ड्रोन्स में। ये बस यही कर सकते हैं, जाएंगे जाके जनाब किसी जगह पे उन्होंने टारगेट दिया होगा, उसके आगे पीछे जाके गिर जाएंगे और उसके अंदर जो बारूद होगा वो धमाके से फट जाएगा। बस ये इतनी इनकी सलाहियत है। और इसी तरह के ये ड्रोन से, और ये इस्लामाबाद में तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था, वो तो पता तब चला मुल्क में जब ये इन्होंने जो फजाई हदूद अपनी बंद की है, एयरपोर्ट बंद की है, वो थोड़ी देर बाद खुल गई थी। इन्होंने चंद ही घंटों में सफाया सफाया करके सारी जनाब जो फजाई हदूद है वो क्लियर कर दी, जहां जहां भी थे, और देख लिया जनाब ओके, तो वो उन्होंने कर। लेकिन इस्लामाबाद तक पहुंच जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो जो हरिपुर हजारे वाली बातें वो हो रही है, मे भी उसी तरह का कुछ चक्कर हो। और दूसरा इतना झूठ बोलते हैं, इनकी जो वजारत दफा है, नाम नहाद वजारत दफा अफगानिस्तान की, वो उन्होंने पता क्या कहा जनाब, वो जो कह रहे हैं ना तबाही फेर दी, वो कहते जनाब जो अफगान एयरफोर्स है उसने अटैक किया, फिर आगे जाकर ड्रोन अटैक किए। और ड्रोन जो है वो मैंने बता दिया वो कितने पावरफुल ड्रोन हैं और टारगेट को निशाना बनाने की कितनी सलाहियत है उनके अंदर। तो बहरहाल, और फिर जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, जो 12 और 13 कल मैंने अर्ज किया था, तो अब तो उसकी फुटेज भी आ गई है, आलमी मीडिया जो है वो भी बता रहा है। अच्छा, ये कोशिश पूरी कर रहे हैं मजलूम बनने की, लेकिन आलमी हमदर्दी हासिल करने में नाकाम है। ये जो पाकिस्तान में चीन के सफीर हैं वो जहाँ मुलाकातें करते फिर रहे हैं, जनाब हमारा नुमाइंदा मिलकर आया है, तो वजारत खारजा ने हमारे लिए ये कहा है कि जनाब ये कोई बात आगे बढ़ाएं। और दूसरी तरफ ये जो है खुद ही जो सुलह के लिए तरले मार रहे हैं और खुद ही जनाब ये जो सबतात कर रहे हैं मामलात को। और कल जो मैंने अर्ज किया था, पहले तो जनाब एक जो है काबुल पे जो फुटेजेस आई हैं वो फुटेजेस हम आपको दिखा रहे हैं। जनाब ये पहली फुटेज है, कंधार में तरावो दहशतगर्दी का एक तरबियती कैंप था इनका, तो वहां जनाब एक बड़ा हमला किया गया है। दूसरा हमला भी कंधारी में हुआ है, दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, और एक वहां ऑयल डिपो था, बड़ा ऑयल डिपो था, वो उसको निशाना बनाया गया, वो तबाह कर दिया गया। पक्तिया में शेर नौ में एक इनका दहशतगर्द कैंप था, वो भी उड़ा दिया इन्होंने। और फिर काबुल में ये जो 313 ब्रिगेड जनाब सरहद की तरफ चल पड़ा, सरहद से पीछे हट गया, दाएं हो गया, बाएं हो गया, वहां इनका जो हेडक्वार्टर था, कोर हेडक्वार्टर, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उड़ा दिया हमने।
और असले का डिपो था वो भी तबाह कर दिया। खबरें तो ये भी टॉप तालिबान कमांडर जो है उसको निशाना बनाया गया, और फिर नूर वली महसूद जो है उसके जख्मी होने की खबरें हैं। बहरहाल पाकिस्तान ये जो ड्रोन अटैक किए ना, इसके बाद जो पाकिस्तान है उसको तो और एक जवाब मिल गया है कि जनाब ये दहशतगर्द देखिए कहाँ तक ये जो है कार्रवाई कर सकते हैं जनाब, हम इनकी कमर तोड़ कर, जैसे कहते हैं, जैसे वो ईरान के बारे में कह रहे हैं कि जनाब जब तक इनकी हमले करने की सलाहियत खत्म नहीं होगी हमले जारी रहेंगे, तो ये बात हम भी कर सकते हैं, और ये खुद जवाब फराहम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये ड्रोन अटैक्स के बाद इन्होंने बड़ा जनाब प्रोपेगेंडा किया, हाइपरसोनिक वो जो हाइपरसोनिक जो है मिसाइल भी दाग दिए उन्होंने कि पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या वो इन्होंने पाकिस्तान की फौजी तंजीबात तबाह करवा के बैठे हुए थे। हम पाकिस्तान में रहते हैं, जिन 96 टैक्स में वहां राब्ते करके देख लें, अगर आपके दोस्त अजीज रिश्तेदार वहां पे हैं, देख लें वहां क्या तबाही हुई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले चेक कर लें चलो। तो ये जनाब उन्होंने वो पूरा प्रोपेगेंडा किया, और अब जो है ये चुपे फिर रहे हैं, मिल नहीं रहे कहाँ पे हैं। तो अटैक, जवाबी अटैक तो करना है, लेकिन थोड़ी सी वो इंटेलिजेंस बेस्ड हम अटैक करते हैं, हम आम शहरियों को निशाना नहीं बनाते इनकी तरह। तो वो जनाब होगा, आप देखेंगे खबरें आएंगी। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि जो मुलाकात हुई है, चंद घंटों का दौरा था हमारे वज़ीर आज़म का, और उनके साथ फील्ड मार्शल भी थे, साकडार भी थे, मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होती है। फिर उसके बाद एक तस्वीर जारी होती है जिसमें आसम मुनीर साहब बैठे हुए हैं, और उन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ है, जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है, कम्बैट ड्रेस उसको कहते हैं, वो पहना हुआ है। तो जनाब उसके बाद कल पूरा दिन जो है ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उस वर्दी के हवाले से ये बातें थी। वो जब दौरे पे जाता है ना कोई आर्मी चीफ, तो वो सरमोनियल जो है, जो ड्रेस वर्दी जो होती है वो पहन के जाता है, यूनिफॉर्म। लेकिन फील्ड मार्शल ने जो वर्दी पहनी हुई है वो तो वो वर्दी है जो मैदान जंग में पहनी जाती है, जो मोर्चों पे लड़ते हुए पहनी जाती है। इस वर्दी से तो यही पैगाम मिलता है कि जनाब हम हालत जंग में हैं, और मोर्चे में, जो सऊदी अरब में मोर्चा है, वहां जनाब हम मौजूद हैं लड़ने के लिए। यही मतलब निकलता है ना इस वर्दी पहनने का, तो सरमोनियल नहीं है ये। लेकिन क्या पाकिस्तान जो है ये ईरान के ऊपर हमला करने वाला है? ज़ाहिर है अगर ईरान जो है वो सऊदी अरब के ऊपर हमला कर रहा है, तो फिर सऊदी अरब जवाबी हमला करता है तो फिर पाकिस्तान को भी हमला करना पड़ेगा। वैसे जो पाकिस्तान और ईरान की सरहद है ना, वो सबसे सॉफ्ट बाउंड्री है। यहाँ वो पाकिस्तान जो है वो हमला करना पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन पाकिस्तान हमला करेगा, ये सवाल है। अच्छा, अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान हमला क्यों करेगा। ये जो सऊदी अरब है वो खुद जवाबी हमला नहीं कर रहा, जब वो खुद उसने अपने आप को रोका हुआ है, तो पाकिस्तान को वो कैसे कह सकता है कि आप हमला करें। पाकिस्तान तो उसी सूरत में उस माहदे का पाबंद है जब सऊदी अरब रिटेलिएट करेगा। सऊदी अरब तो रिटेलिएट करने के लिए तैयार नहीं, ना वो करना चाहते, और मे भी उसको पाकिस्तान ने ही रोका हो। पाकिस्तान ने ईरान को भी रोका है, उनको भी रोका है, सऊदी अरब को रोका हुआ है। और जो खलीजी ममालिक हैं, वो मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि वो इसराइल और अमेरिका की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे, वो जवाबी हमले नहीं कर रहे, सिर्फ दफा कर रहे हैं। सरे दस्तों पाकिस्तान का इस जंग में बराह रास्त शरीक होना और ईरान के साथ लड़ना, ये तो बिल्कुल ही खारिज इम्कान है। हालात उस नहज पे नहीं जाने दिए जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और दूसरा, सऊदी अरब जो है अगर उसने जवाबी हमला करना हो तो उसे पाकिस्तान का इंतजार क्यों करना पड़ेगा? वो तो खुद एक बड़ी फौजी ताकत है। ये हम समझते शायद जो अरब हैं या सऊदी अरब जो है, जब इनके पास ना असला है, ना बंदे हैं, ना जनाब इनके पास ट्रेन हमला है, वो सब कुछ है उनके पास। 80 अरब डॉलर का उनका बजट है, और जो उनके पास फजाई बेड़ा है ना, F-15 वाला, वो अमेरिका के बाद सबसे बड़ा फजाई बेड़ा है, और उनके पास 914 या 917 त्यारे हैं। ये कोई छोटी ताकत नहीं है। और मैंने कल भी अर्ज किया था कि जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, एक तरफ तो बैठे हुए अमरीकी, दूसरी तरफ ये इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं उस एयरबेस को।
और फिर मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनके पास, एक पूरा दिफाई निज़ाम है। पैट्रियट जो है वो जो पैक 3 है वो उनके पास है। थर्ड है 2025 में उन्होंने इंस्टॉल करवाया है। और फिर उनके पास जो दूर मार मिसाइल है 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला उनके पास चीनी DF3 है, लेकिन वो पुराना है, लेकिन वो है बड़ा जबरदस्त, तबाही मचाता है। ईरान नहीं रोक सकता उसको अगर वो चला दे ईरान के ऊपर। और फिर उनके पास थंडर 2 है, वो जदीद तरीन 280 किलोमीटर तक मार करने वाला एक मिसाइल है। तो वो कोई छोटी ताकत, फौजी ताकत नहीं है। 4 लाख से ज्यादा उनकी फौजी अफरादी कुव्वत है, जिसमें रेगुलर हाजिर सर्विस जो हैं वो 2,57,000 से ज्यादा फौजी हैं। उसमें एयरफोर्स के लोग भी शामिल हैं, बहरिया के लोग भी शामिल हैं, वैसे बर्री फौज के भी शामिल हैं, और हजारों टैंक हैं, हजारों बख्तरबंद गाड़ियां हैं। तो ये कह रहे हैं जनाब शायद जो पाकिस्तान का इंतजार कर रहे हैं उनके पास सब कुछ है अगर वो हमला करना चाहें, लेकिन वो नहीं कर रहे, अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं, जंग को नहीं फैलाना चाहते उस तरीके से जिस तरीके से इसराइल और अमेरिका चाहते हैं। वो तो चाहते हैं जनाब आपस में लड़ते रहें और फिर जनाब हम बीच में बैठ के, पीछे बैठ के तमाशा देखें। अब जो हो रहा है वो अमेरिका जो है उसने, अब डोनाल्ड ट्रंप की जो इन्हें बात की है, वो बीच में रास्ता निकाल लेते हैं, छोड़ देते हैं थोड़ा सा रास्ता जनाब जहां से हमने भागना है। वो कहते हैं कि जनाब हमने ईरान को जनाब तबाह कर दिया है, पता नहीं क्या क्या कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि हमारे और जो इसराइल के मकासद हैं ईरान पर हमलों के वो मुख्तलिफ हों। यानी वो कहें कि हमारा मकसद जो पूरा हो गया है, इसराइल तो रहंदा, इसराइल जनाब तू जो करना कर ला, साडा मकसद पूरा हो गया, इसी से ही करना सी। और फिर उन्होंने, ये कई दिनों से बातें चल रही थी जनाब, जो ईरान का तेल है ना 90%, तो उसकी तरसील जो है वहाँ जो एक जजीरा है वो खर्च, वहाँ से वो होती है, वहाँ तनसीबात उनकी। तो वो जनाब ट्रंप साहब ने रात जो है वहाँ पे वो हमला करवाया है। वो कहते हैं जनाब जितने भी फौजी अहदाफ थे वो हमने हासिल कर लिए वहाँ पे, लेकिन वो जो आयल की तनसीबात थी उनको हमने नहीं छेड़ा, वो वैसे ही हैं। तो लेकिन क्या वहाँ फौजी तनसीबात तबाह करने से ये कब्जा हो जाएगा उनका? कब्जा करने एक और चीज़ है, ये तबाही मचाना एक और चीज़ है। अब कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आ रही थी कि जनाब वो जो है, जो अपनी बर्री फौज है वो दाखिल करने का सोच रहा है, उसकी कोई ख़ास फौज है जो पूरे दुनिया में 18 घंटे के अंदर अंदर किसी जगह भी जो है वो अपनी कार्रवाई कर सकती है, पहुँच सकती है, वहाँ से यानी फिर कार्रवाई करनी होती है। तो वो कहते हैं ना वो जो डिवीज़न है वो जनाब भेज देंगे वहाँ, और वहाँ जो यूरेनियम है वो वहाँ जहाँ रखी हुई उन्होंने, वो अगर रखी हुई जिसे रखी हुई उन्होंने, तो उन्होंने दसना होवे कि तुसी उन तक तबाह ना कर देंगे अफजूदा यूरेनियम जी उन्होंने। और फिर वो जो प्यूटिन है उन्होंने बात की थी, जो उनके साथ तो खबरें अब ये आई हैं कि उन्होंने कहा जनाब ट्रंप को मैंने कहा कि जनाब जिनकी अफजूदा, यानी खबर ये है कि उन्होंने कहा कि ट्रंप से कि जनाब जो अफजूदा यूरेनियम वो हम ले जाते हैं इमानत के तौर पे। तो ट्रंप ने कहा नहीं नहीं वो नहीं होगा। तो हालांकि पहले ऐसी बातें हो रही थी कि थर्ड मुल्क में ये थर्ड पार्टी के हवाले कर दी जाए इनकी जो अफजूदा यूरेनियम है, या फिर उसकी वो जो सफाई, वो अफजूदगी का जो दर्जा है वो नीचे ले आए। इस तरह की बातें शायद चल रही थी उस वक्त, लेकिन अब वो कहते हैं नहीं जनाब। अच्छा, अब इसके ऊपर जो जमीनी हमला करना है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये अमेरिका वहां से आके नहीं कर सकता। अब जो कह तो रहे हैं कि जनाब हम जो है 2500 नए मरीन जो हैं वो भेज रहे हैं, 5000 पता नहीं बर्री फौज के लोग भेज रहे हैं, वो आ जाए, वो अंदर दाखिल होकर क्या करेंगे? इनका जो फौज का सिस्टम है ईरान का वो तो और तरह का है। इन्होंने तो मुख्तलिफ डिवीजन में तकसीम किया हो फौज को, कुछ जेर जमीन है, वहां कौसला बन रहा है। और फिर ये भी है कि अगर उन्हें ऊपर से कमांड नहीं आ रही, कोई रास्ते टूट जाते हैं, तो उनको डायरेक्शन दी हुई होती है जनाब, उसके मुताबिक आप खुद फैसले करें और चलते जाए जनाब, आखिरी शहर, छोटा कस्बा जहां भी आप बैठे हुए हैं तो उसी के मुताबिक करते रहे। अब जो 15 लाख मुरब्बा किलोमीटर इसका रकबा है, ये कोई छोटा मुल्क थोड़ा है। पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं, मैदान भी हैं, और फिर 8 करोड़ से जायद इसकी आबादी, 8 करोड़ मेरे ख्याल 80 लाख, ये यानी 9 करोड़ ही समझे, 9 करोड़ इसकी आबादी है। तो और सारे यकजा हैं। अब योमुल कुद्स के मौका पे जो वहां लोगों ने मुजाहरे किए हैं बैतुल मुकद्दस से ज़ाहिर यकजहती के लिए, तो वहां
उनके सदर भी मौजूद थे, वजीर खारजा भी मौजूद थे, और ये कह रहे जनाब छुपे हुए तो वो हैं नेतन्याहू और दूसरे जो हैं, वो नहीं सामने आ रहे। उसकी एक तकरीर सामने है, उसके ऊपर जनाब वो जो यूरोपियन मीडिया वही सवाल उठा रहा है कि जनाब ये वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनी हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनी हुई। वैसे वो जो ग्रोक है वो उससे लोग पूछ रहे हैं तो वो कहते हैं कि 80% ये जेन्युइन है, जिसको तो 20% तो गड़बड़ है उसमें। इस तरह की बातें, कोई मर गया ये वो, इस तरह की बातें चल रही हैं। बल्कि ईरानी मीडिया तो ये कहती है उनका जो चीफ रब्बी है ना, पेशवा, मजहबी पेशवा बड़ा, वो कहते हैं वो भी मर गया है। इन्होंने बहरहाल जो बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा, वहाँ जनाब इन्होंने ताले तूले लगाए हुए हैं। ये पाकिस्तान समेत जो है 8-10 जो अरब ममालिक हैं उन्होंने ये एहतजाज भी किया है जनाब, ये क्या है, लेकिन वो जनाब उन्होंने किया। और दूसरा जो तल अबीब है उसके ऊपर 20 जो हैं वहाँ वो धमाके रात सुने गए हैं, यानी कम से कम 20 मिसाइल जो हैं वो फेंके गए हैं उसके ऊपर, और वहां से खबरें तबाही की खबरें हैं कि तबाही। लेकिन दूसरी तरफ वो जो है वो हिजबुल्लाह वाले जो हैं उन्होंने अटैक करने की कोशिश की तो उन्होंने लबनान पे चढ़ाई की हुई है, वहां जनाब उसको गजा बना रहे हैं, और ये कहते हैं जनाब इसके साथ भी वही सलूक करना है ईरान के साथ। अच्छा, अब जो ईरान ने हमला किया है, ईरान ने उनके जनाब ये देखें कोई छोटी बात नहीं है, ये आपको याद होगा कि 3 उनके F-15 त्यारे जो कुवैत में नहीं गिर गए थे, तो फ्रेंडली फायर से गिर गए, ये वो कैसे गिर गए। अब उस वक्त भी बातें हुई थी, उस वक्त मैंने कहा था वो तीसरी ताकत है, उसमें चीन है, रूस है। अब ट्रंप से पूछा कि जनाब रूस जो है वो ईरान की मदद कर रहा है, उनका सच्ची बात तो ये है वो ईरान की मदद कर रहा है, हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो रहा है जनाब। और चीन जो है वो भी, वो सारे चीन ने तो अपनी टेक्नोलॉजी और हथियार जो है उन्होंने जबाने हैं, उन्होंने अपने आप को सुपर पावर शो करना है, जाहिर करना है उन्होंने, चीन ने। वो उस तरह की तुसी पसंदाना उनकी पॉलिसियां नहीं होती, लेकिन वो उन्होंने अपनी ताकत तो शो करनी है ना। और फिर जनाब वो मैंने बताया कि उन्होंने F-15 जो गिरे थे, उसके बाद फिर उनका जो वो फ्यूल देने वाला, वो रिफ्यूलिंग वाला जो उनका था जहाज, वो गिरा इराक में। एक गिरा KC-135 मेरे ख्याल उसका नाम है, और दूसरा जो उसके 2 मुड़ गए, यानी 2 एक तरह से तैयारे तबाह हो गए। अब जो मैं प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे ईरानी हमले की बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं ना एक ही बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो जाके सही निशाने पे लगा, बाकी उन्होंने गिरा गरू लिए। वो जो लगा तो जनाब उस मिसाइल ने 5 रिफ्यूलिंग वाले उनके जो त्यारे थे, जैसे ये KC-135, इस तरह के 5 त्यारे जो हैं वो निशाना बने हैं उससे, 100% तबाह हो गए हैं, जहाँ नुकसान पहुंचा बहरहाल वो निशाना बने हैं। और फिर आपने हुर्मुज़ वाला जो मामला बना हुआ है वो, अच्छा ये देखें, तुर्किया के 15 जहाज वहां खड़े हुए हैं इंतजार में गुजरने के लिए वहां से, तो उन्होंने दरखास्त की, तो उन्होंने कहा जी एक ले जाए सरदस्ता, बाकी जो हम फिर बाद में, वो कहते हैं हमें 15 की इजाजत मिल गई है, लेकिन एक सरदस्ता हम ले गए हैं वहां से। और दूसरा जो भारत है, भारत में वो जंगी मशकों में हिस्सा लेने के लिए उनका एक बैरी जहाज आया हुआ था श्रीलंका के करीब, जो है वो अमेरिका ने उसको जनाब डुबो दिया, याद है ना। लेकिन इनकी जो मोहब्बतें कम नहीं हो रही भारत के साथ, वहां जो सफीर है वहां ईरान का भारत में, वो ये कह रहा है जनाब ये हम आपके जहाज जो है वो गुजरने देंगे। और एक जहाज जो है वो जो भारतीय जहाज नहीं है, वो बैरी जहाज, लेकिन भारत ने किराए पे लिया हुआ, लेकिन भारत के लिए वो आयल लेके आ रहा था, उसको भी इजाजत दे दी कि आप भी निकल जाए जनाब। पाकिस्तान जो है वो उधर से जनाब बहरे अहमर की तरफ से, रेड सी की तरफ से आ रहा है, और हमारे यहाँ चप्पड़ के नदी कुछ और किस्म की बातें कर रहे हैं। और फिर फ्रांस और इटली ने भी दरखास्त दे दी है कि जनाब हमारे त्यारे भी वो हमारे भी जहाज जो है वो गुजरने दे यहाँ से। तो जर्मनी का चांसलर कह रहे हैं जनाब हमें जंग में शरीक नहीं है, साढ़े त्यारे भी नंगन दे। और इटली जो है वो इराक में जो इनका अड्डा चड्डा था, तो वो वहां से जनाब अपने जो लोग हैं उनको निकाल के लेके जा रहे हैं, कुछ को ले गया है, कुछ को कहते तुर्किया के रास्ते निकालेंगे। ये सारी सूरत बनी हुई है। तो अब ये जंग जो है ये दोनों, जो इसराइल और अमेरिका और ईरान, ये दोनों चाहते हैं कि ईरान तबाह हो जाए। सीधी सी बात है कि दोबारा जो है, यानी कमर टूट जाए दोबारा, अगर ये एक मुल्क के तौर पे, आजाद मुल्क के तौर पे जिंदा भी रहे, तो जनाब जो
इसराइल को कोई खतरा हो। वैसे तो जो सब कोई कहते हैं ना, और जो ट्रंप साहब हैं वो जो रास्ता छोड़ के रखते हैं, वो कहते हैं मैंने तेल की तनसीबात पे जो जजीरा खरज है वहां पे जनाब हमला नहीं किया, वो तेल के भूखे, वो मे भी कुछ इस तरह के चक्कर चला रहे हो, तेल शेल लेने के चक्करों में पड़ जाए ईरान के साथ, को ऐसी इस तरफ ले जाए मामले को, क्योंकि वो कहते हैं हमारा मकसद और है, इसराइल का मकसद और है। इसराइल का मकसद ईरान को तबाह करना है मुकम्मल तौर पर, यही नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, ये बात भी करते हैं। और ईरान जो है उसकी स्ट्रेटजी जो ये नजर आ रही है कि जनाब आपने हुर्मुज़ और खलीज फार्स और जो उनकी समुद्री हदूद है उनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि पूरी दुनिया की मईशत जो है उस पर उसका असर पड़े, और पूरी दुनिया पर इकट्ठी होके वो ईरान का मिंतरला करें, चलो यार जान दो, सुलह की तरफ बात चली जाए, फिर अपनी अपनी शराइत मनवाने की ज़ाहिर कोशिश करेंगे। उन्होंने जो शराइत रखी हैं वो 3 जो शराइत हैं वो माकूल शराइत हैं जो ईरानी सदर ने रखी है कि जनाब हमें जायज़, हमारा जायज़ हक तो दें ना, और फिर इस बात की गारंटी दें कि दोबारा हमारे ऊपर हमला नहीं होगा। ये चीज़ें ये कोई गैर माकूल नामुनासिब किस्म की शराइत तो है नहीं। तो बहरहाल सूरत-ए-हाल यही है जनाब। अब इसमें जो मुल्क अपना मकसद पहले हासिल कर लेगा, अपना टारगेट पहले अचीव कर लेगा, उसकी जीत होगी, उसी फतह से नजर जाएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।